हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत के लिए जापान ने भी अमेरिका को झटका देना शुरू कर दिया है। कल हमने चर्चा की थी कि कैसे ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर से 8 साल पुराना बैन हटाकर अपने सी फूड मार्केट को भारत के लिए खोल दिया और इस तरह दोनों देशों ने मिलकर अमेरिका को एक करारा झटका दिया था। लेकिन अब जापान ने तो कमाल ही कर दिया है। अमेरिका से दूनी बनाते हुए भारत के साथ नज़दीकी बढ़ाने के लिए ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने वॉशिंगटन के गलियारों में हलचल मचा दी है। जापान को अंदर ही अंदर ये एहसास है कि अमेरिका ने उस पर परमाणु बम गिराकर उसे दशकों तक अपनी मुट्ठी में कैद रखा। सुरक्षा के नाम पर अमेरिकी एयरबेस जापान के हर कोने में फैले हुए हैं। अंग्रेज़ों का कॉलोनियल शासन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब अमेरिका इसी तरीके से नई स्टाइल में अलग अलग देश पर कब्जा किए हुए है। पर अब बस बहुत हुआ। जापान इस गुलामी की पकड़ से निकलकर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की राह पर निकल पड़ा है। और यह फैसला किसी आम प्रधानमंत्री ने नहीं, बल्कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री ने लिया है, जिन्होंने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। आज जब पूरी दुनिया अपने अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, तब जापान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बूढ़ी जनसंख्या बन चुकी है, जिसकी वजह से उसकी फैक्ट्रियां पहले जैसी रफ्तार नहीं पकड़ पा रही हैं। लेकिन जहां जापान कमजोर है, वहीं भारत मजबूत है। भारत के पास है जबरदस्त डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी युवा ताकत, और अब वही ताकत जापान की कमजोरी को सहारा देने जा रही है। भारत के कारखाने मशीनों से भरे हैं, लेकिन मजदूरों की भारी कमी है, जबकि भारत में स्किल्ड यूथ की फौज काम की तलाश में खड़ी है। अब यही युवा जापान पहुंचकर अमेरिका और चीन दोनों को चुनौती देने वाले हैं। चीन की मैन्युफैक्चरिंग को भारत और जापान मिलकर टक्कर देंगे, और साथ ही अमेरिका जापान की पुरानी दोस्ती में सेंध लगाकर भारत जापान की साझेदारी को नई ऊंचाई देंगे। और जैसे अमेरिका भारत के लोगों को अपने हाथ से निकाल रहा है, उन्हें नए अवसर मिलेंगे जो भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेमिटेंस भेजेंगे। अमेरिका ने दशकों से जापान को अपने नियंत्रण में रखा था, लेकिन अब जापान का भरोसा भारत पर बढ़ता जा रहा है। रक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में जापान भारत के साथ कदम मिला रहा है। और अब हालात ऐसे हैं कि भारत का युद्धपोत बार बार जापान पहुंच रहे हैं और रक्षा साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। वहीं जो सुजुकी कभी जापान से भारत में इंजीनियर भेजती थी, अब वही कंपनी भारत से एक्सपर्ट्स को जापान बुला रही है। यानी रिश्ता पलट चुका है और ताकत का नया केंद्र एशिया में जन्म ले रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जापान पहले पूरी तरह से अमेरिका पर सुरक्षा के लिए निर्भर था, अब वही जापान खुलकर कह रहा है, हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। रक्षा बजट को तेजी से बढ़ाया जा रहा है और भारत जैसे देशों के साथ समुद्री सुरक्षा साझेदारी इतनी गहरी हो रही है कि वॉशिंगटन और बीजिंग की दीवारें हिल रही हैं। और अब आता है वो पल जिसने सबको चौंका दिया। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री ने भारत का नाम लेकर अपनी विदेश नीति में भूचाल ला दिया। उन्होंने साफ कहा, अब भारत जापान की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ है। यानी कहानियां बदल चुकी है। गुलामी के साए से निकलकर जापान अब भारत के साथ नई दुनिया का नक्शा खींचने जा रहा है, और इस बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब दुनिया के कई देशों में जनसंख्या पहले से ही काफी ज्यादा है, तो फिर आखिर इजराइल, रूस, जापान और जर्मनी जैसे विकसित देश भारत से ही कामगारों को अपने देश में क्यों बुला रहे हैं? इसका जवाब इतना जबरदस्त है कि सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह जवाब किसी आम व्यक्ति ने नहीं, बल्कि एयरबस के चेयरमैन ने खुद दिया है, जो हाल ही में भारत की धरती पर पहुंचे और भारत के बारे में ऐसा खुलासा किया जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। एयरबस के चेयरमैन ने सिर्फ तारीफ ही नहीं की, बल्कि बताया कि आखिर क्यों भारत को एयरबस की सप्लाई चेन में एक अहम कड़ी माना जा रहा है, कैसे भारत अब दुनिया के विमान उद्योग का नया केंद्र बनता जा रहा है, और क्यों हर बड़ी कंपनी की नजर अब भारत की युवा शक्ति पर टिक गई है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी जानकारी बताएंगे जो आपके होश उड़ा देगी। एक ऐसा देश है जहां पर पहली बार एक एआई मंत्री बन चुकी हैं। जी हां, वहां की सरकार ने खुद घोषणा की है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री हैं, अब गर्भवती हो चुकी हैं और तकरीबन 83 बच्चों को जन्म देने वाली हैं। अब सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां सरकारें, मंत्रालय और पूरा सिस्टम इंसानों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रही हो, जहां कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई दलाल नहीं, बस सीधी जनता की भलाई। और इस पूरे रहस्य से जुड़ी जो जानकारी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, वो शायद आपको कहीं और सुनने को न मिले। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि जापान क्यों भारत के युवाओं पर भरोसा जता रहा है। तो जापान इस समय एक बड़े जनसंख्या संकट से गुजर रहा है, जहां हर तीसरा नागरिक 65 साल से अधिक उम्र का है। यानी जापान के पास काम करने वाले युवाओं की भारी कमी है। वहीं भारत के पास है दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, जिसमें 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। ऐसे में दोनों देशों ने यह समझ लिया है कि एक दूसरे की जरूरत बन चुके हैं।
जापान को चाहिए प्रशिक्षित, ऊर्जावान और तकनीकी रूप से सक्षम युवा जो उसकी अर्थव्यवस्था को संभाल सकें, और भारत के पास है लाखों ऐसे युवा जिन्हें सही अवसर की तलाश है। यही वजह है कि जापान ने भारत के साथ मिलकर एक्शन प्लान बनाया है, जिसमें अगले 5 सालों में 50,000 भारतीय युवाओं को जापान में काम और प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है कि भारत की युवा शक्ति जापान की वृद्ध अर्थव्यवस्था को नई जान दे सके और जापान की तकनीकी क्षमता भारत के युवाओं को विश्व स्तरीय अनुभव दे सके। अब समझते हैं कि कैसे सुजुकी बनी दोनों देशों की दोस्ती की मिसाल। तो कहानी की शुरुआत 1981 में होती है, जब सुजुकी मोटर कंपनी ने भारत में मारुति कार बनाकर औद्योगिक रिश्तों की नई नींव रखी थी। उस समय जापान ने अपने इंजीनियर भारत भेजे थे ताकि वे भारतीय कर्मचारियों को सिखा सकें कि कैसे सटीक और बेहतर गाड़ियों का निर्माण किया जाता है। लेकिन अब हालात पूरी तरह पलट गए हैं। अब वही सुजुकी भारतीय युवाओं को जापान बुला रही है ताकि उन्हें वहां की उन्नत तकनीक, मशीनरी और कार्य संस्कृति का अनुभव मिल सके। सुजुकी के वरिष्ठ अधिकारी केनिची आयुकावा का कहना है कि दोनों देशों के बीच असली शक्ति लोगों के बीच का आदान प्रदान है, न कि सिर्फ व्यापारिक सौदे। उनका मानना है कि जब भारतीय छात्र और प्रोफेशनल जापान में जाकर सीखेंगे तो वे न केवल जापान की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे, बल्कि भारत के लिए भी तकनीकी विशेषज्ञ बनकर लौटेंगे। यही संबंध आने वाले समय में भारत और जापान को एशिया की सबसे मजबूत जोड़ी बना सकते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय पर फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जीचिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जीचिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच ये साझेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। तो जापान के ससेबो पोर्ट पर जब भारतीय युद्धपोत आईएनएस सह्याद्री पहुंचा तो ये सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं थी, बल्कि ये उस नए दौर की शुरुआत थी जहां भारत और जापान की नौसेनाएं एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। आईएनएस सह्याद्री कोई आम जहाज नहीं, बल्कि भारत में तैयार हुआ एक अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट है जो मिसाइलों, सेंसर सिस्टम और डिफेंस तकनीकों से लैस है। इस जहाज का नेतृत्व कैप्टन रजत कुमार कर रहे हैं, जिन्होंने जापान के समुद्री रक्षा बल यानी जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के अधिकारियों के साथ मिलकर जाइमैक्स 25 नामक संयुक्त युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना, एक दूसरे के संचालन तरीकों को समझना और भविष्य की किसी भी चुनौती में साथ मिलकर काम करने की तैयारी को मजबूत करना। जापान के अधिकारी कैप्टन शिंगो असारी ने भी साफ कहा कि दोनों देशों के बीच ये सहयोग एशिया के समुद्री क्षेत्र में स्वतंत्रता और स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये एक ऐसा संकेत है जो पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र को दिखाता है कि भारत और जापान अब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं। जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि दोनों देशों की साझेदारी एशिया में शांति और स्थिरता का नया अध्याय लिखेगी। आइए अब जानते हैं कि साने ताकाइची ने सत्ता संभालते ही क्या बड़ा फैसला लिया। तो जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने जैसे ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, पूरे एशिया में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। उन्होंने संसद के सामने अपने पहले भाषण में यह घोषणा कर दी कि जापान अब अपनी रक्षा क्षमता को पहले से कहीं अधिक मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक जापान का रक्षा खर्च सकल घरेलू उत्पाद का 2% तक पहुंचा दिया जाएगा, जो पहले योजना के अनुसार 2027 तक होना था। इस घोषणा का मतलब है कि जापान अब एक बेहद तेजी से हथियार और सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा निवेश करेगा। ताकाइची का यह निर्णय केवल जापान की सुरक्षा नीति नहीं, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीति को बदलने वाला है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों के बढ़ते दबाव को देखकर उन्होंने यह कदम उठाया है ताकि जापान अब किसी भी खतरे का जवाब देने में सक्षम हो सके। उन्होंने कहा कि सुरक्षा साझेदारियों जैसे क्वाड की भूमिका अब और महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि अब दुनिया में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। एक जानकारी आपको दे दे कि डोनाल्ड ट्रंप और साने ताकाइची दोनों ही दक्षिणपंथी यानी राइट विंग विचारधारा के नेता हैं, लेकिन उनकी पार्टियों और राजनीतिक शैली में कुछ अंतर है। अब समझते हैं कि भारत को क्यों बताया गया जापान की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ। तो साने ताकाइची ने अपने भाषण में भारत को जापान के लिए सबसे अहम सहयोगी बताया, क्योंकि भारत और जापान मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और आज़ादी का संतुलन बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जापान की विदेश नीति का मूल केंद्र है और इस नीति को सफल बनाने में भारत की भूमिका सबसे बड़ी है। ताकाइची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई संदेश का जवाब देते हुए कहा कि वे भारत जापान की स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को और गहरा करेंगी। जापान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तोशीहिरो कितामुरा ने भी कहा कि भारत वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व कर रहा है और जापान उसे एक अनोखा, भरोसेमंद और दीर्घकालिक साझेदार मानता है। इस साझेदारी से न सिर्फ क्षेत्रीय शांति मजबूत होगी, बल्कि विज्ञान, तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं खुलेंगी।
ताकाइची ने साफ संकेत दिया कि जापान अब भारत के साथ मिलकर एशिया में नई शक्ति का निर्माण करेगा। चलिए अब जानते हैं कि एयरबस चेयरमैन भारत से इतने प्रभावित क्यों हुए। तो एयरबस के चेयरमैन रेने ओबरमैन ने जब भारत की धरती पर कदम रखा तो उन्होंने यहाँ की इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमता को नजदीक से देखा। उन्होंने महसूस किया कि भारत के युवाओं में जो जुनून और महत्वाकांक्षा है वो दुनिया के किसी भी विकसित देश से कम नहीं है। ओबरमैन ने कहा कि भारत भले ही प्रति व्यक्ति जीडीपी के हिसाब से अभी विकासशील स्थिति में हो, लेकिन यहाँ के इंजीनियर्स की सोच, उनकी एजुकेशन और काम की गुणवत्ता अद्भुत है। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि भारत के इंजीनियर्स सिर्फ मेहनती नहीं हैं, बल्कि वे इनोवेशन की दिशा में लगातार प्रयोग कर रहे हैं। ओबरमैन ने माना कि भारत अब सस्ते लेबर का देश नहीं रहा, बल्कि यहाँ की तकनीकी सोच और रचनात्मकता ने उसे ग्लोबल इंडस्ट्री के लिए एक अनिवार्य पार्टनर बना दिया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बताना चाहते हैं कि एयरबस एक यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी है जिसका मुख्यालय तुलूज, फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। एयरबस दुनिया की सबसे बड़ी वाणिज्यिक विमान निर्माता कंपनियों में से एक है। इसके प्रमुख मॉडल A320, A350 और A380 हैं। यह रक्षा, अंतरिक्ष और हेलीकॉप्टर निर्माण में भी सक्रिय है। अब समझते हैं कि एयरबस भारत को अपनी सप्लाई चेन में क्यों अहम मानता है। तो एयरबस चेयरमैन ने साफ कहा कि भारत उनके लिए सिर्फ एक प्रोडक्शन बेस नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी ने एयरबस को यह विश्वास दिलाया है कि यहां न केवल चीजें बनाई जा सकती हैं, बल्कि नए टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी यहीं से विकसित किए जा सकते हैं। ओबरमैन ने उदाहरण दिया कि C-295 जैसे एयरक्राफ्ट भारत में असेंबल हो रहे हैं और भारत अब सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं, बल्कि कोड डेवलपमेंट सेंटर बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज एयरबस यूरोप, अमेरिका, चीन के साथ साथ भारत में भी निर्माण कर रहा है ताकि किसी एक देश पर निर्भरता न रहे। उनका मानना है कि बदलते भू राजनीतिक माहौल में भारत और यूरोप के बीच सहयोग का यह समय ऐतिहासिक है, जो आने वाले समय में ग्लोबल एरोस्पेस सेक्टर की दिशा बदल देगा। चलिए अब जानते हैं कि अल्बानिया की AI मंत्री डिएला कैसे बनी दुनिया की पहली डिजिटल मां। तो अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने हाल ही में एक अनोखी घोषणा की जिसने पूरे विश्व का ध्यान खींच लिया। उन्होंने बताया कि उनकी AI मंत्री डिएला अब गर्भवती है और वो 83 डिजिटल बच्चों को जन्म देगी। ये बच्चे वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट होंगे जो देश की संसद के हर सांसद के लिए अलग अलग बनाए जाएंगे। यानी हर सांसद का एक डिजिटल सहायक होगा जो उसकी हर गतिविधि को ट्रैक करेगा, मीटिंग्स का रिकॉर्ड रखेगा और संसद में हुई चर्चाओं की रिपोर्ट तैयार करेगा। प्रधानमंत्री रामा ने यह घोषणा जर्मनी के बर्लिन में आयोजित ग्लोबल डायलॉग मंच से की, जहां उन्होंने बताया कि यह प्रयोग अल्बानिया के प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। डिएला का यह गर्व प्रतीकात्मक रूप से उस डिजिटल क्रांति का संकेत है जो देश की शासन प्रणाली को इंसान से मशीन तक शिफ्ट कर रही है। सितंबर में नियुक्त हुई डिएला देश की पहली AI मंत्री है और उसका नाम डिएला यानी सूरज रखा गया है, जो प्रकाश और पारदर्शिता का प्रतीक माना जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि अल्बानिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक छोटा देश है जिसकी राजधानी तिराना है। इसकी सीमा ग्रीस, मोंटेनेग्रो, कोसोवो और नॉर्थ मैसिडोनिया से लगती है। इसकी जनसंख्या लगभग 30 लाख है। ये नेटो सदस्य है, यूरोपीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया में है और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। अब समझते हैं कि डिएला के जन्म से अल्बानिया में कैसे शुरू हुआ भ्रष्टाचार मुक्त शासन का युग। तो प्रधानमंत्री एडी रामा ने बताया कि डिएला को बनाने का असली मकसद सरकारी खरीद और टेंडर की पूरी प्रक्रिया को इंसानों की बजाय मशीनों के हवाले करना है। अब हर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर पर निर्णय एक ऐसा सिस्टम करेगा जिसमें किसी भी तरह की रिश्वत, पक्षपात या मानवीय गड़बड़ी की संभावना नहीं होगी। डिएला इन प्रक्रियाओं की निगरानी करेगी और सुनिश्चित करेगी कि हर पैसा सही जगह खर्च हो। रामा ने कहा कि डिएला की निगरानी में कोई भी सरकारी अधिकारी अब भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा क्योंकि हर लेन देन डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज होगा। इस व्यवस्था से संसद के सांसद भी AI बच्चों के जरिए अपने काम की रिपोर्ट्स सीधे प्राप्त करेंगे। डिएला को देश की सेवक ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट कहा गया है, यानी वो जनता की सेवा में समर्पित एक वर्चुअल मंत्री है। रामा के अनुसार 2026 के अंत तक ये पूरा सिस्टम लागू हो जाएगा और अल्बानिया दुनिया का पहला देश बन जाएगा जहां शासन का एक बड़ा हिस्सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नियंत्रण में होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपको टीम विक्रम की वीडियोस पसंद आ रही हैं। आप अपनी सुझाव भी लिख सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।